हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है एसिड रेन। तो एसिड रेन हमने पढ़ा था क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर दोबारा से ये टॉपिक आ गया। लेकिन ना अब बात ये है कि चैप्टर नंबर 7 में जो बातें थी ना, बातें वही सेम यहाँ पर होंगी। जाहिर सी बात है, टॉपिक वही है तो अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम होगा ना। बस ये है कि थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर ना एक्सप्लेन करके लिखी हुई है चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ हुआ है। अगर आपने मुझसे पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम कहाँ से याद करें, तो आपने ये वाला चैप्टर फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 10 का ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है एसिड ट्रेन का। चैप्टर नंबर 7 वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। अगर अभी तक याद कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं याद किया था चैप्टर 7 वाला तो आप उसको छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 से जो एसिड ट्रेन है ना, इसको याद करिएगा, क्योंकि ये डिटेल से लिखा हुआ है। और जो इफेक्ट ऑफ एसिड ट्रेन थे वो वहां पर लिखे थे, बस पॉइंट्स बना के यहाँ पर लिखे हुए हैं, जरा हेडिंग्स वगैरह बना के, और मजीद उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो बगैर टाइम जाया किए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेक्चर लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले ही डिस्कस करके आ चुके थे। बस मैं कोशिश करूंगा जो बातें यहाँ पर लिखी है ना, सारा कुछ आपको ये समराइज कर दूं, ताकि जब आप इसको याद करें तो आपको याद करने में कोई दुश्वारी ना हो। ओके जी। सबसे पहले हमने देखना है पीएच स्केल के बारे में। मैंने वहां पर भी बताया था कि पीएच पीएच जो होता है ना, वो एक स्केल होता है, उससे हम मेजर करते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की हमारे पास नेचर क्या है। नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है। तो यहाँ पर ना मैंने सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7, एंड में मैं लिख रहा हूँ 14, और स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया 0। पीएच स्केल ना अ, होता है एक स्केल जो कि शुरू होता है 0 रीडिंग से और 14 पे जाके वो एंड हो रहा होता है, और बीच में होता है 7। अब 7 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सोल्यूशन हम मेजर कर रहे हैं, यानी कि जिस सोल्यूशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन क्या है, आखिर उसकी नेचर क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है। तो अगर किसी सोल्यूशन की हमारे पास पीएच 7 आ गई ना, इट मींस कि वो न्यूट्रल है। जैसे कि पानी, वाटर होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी की पीएच 7 से कम 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 0 तक, यानी कि 0 से लेकर 7 के दरमियान में किसी की पीएच आ रही है ना, तो फिर हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। इसी तरह उल्टा कर लो, 7 से लेकर 14 तक किसी की वैल्यू अगर आ रही है तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो है बेसिक है। ठीक है, ये बात पहले भी डिस्कस की थी मैंने। अब एसिड रेन क्या होती है? जब हमारा पानी का, जब बारिश का पानी, बिल्कुल एसिड रेन पड़ रहे हैं ना, तो जब बारिश का पानी जो है ना, उसकी पीएच 4.2 से 4.4 के दरमियान, यानी कि इन बिटवीन यहां पर करके आ रही है। 4.2 से 4.4 के दरमियान पीएच हो जाएगी तो इसको हम कह देंगे कि हमारा पानी अब न्यूट्रल नहीं रहा, बल्कि हमारा पानी क्या हो गया, एसिडिक हो गया। इसकी बिना पर इसको हम कह देंगे एसिड रेन। तो एसिड रेन की डेफिनेशन अब आपको पता लगी कि क्या होगी, कि जब बारिश का पानी, उसकी पीएच 4.2 से 4.4 के दरमियान में हो जाए तो इसको हम बोल देंगे एसिड रेन। पहली बात तो ये हो गई। अब हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। किसने बताया था कि हमारे दुनिया में, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट्स है ना, उसी की बिना पर एसिड रेन बन रही है। तो वो बंदा था रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ 1852 1952 के अंदर ना, इसने ये बात साबित की थी कि जो एसिड रेन है ना, और एसिड रेन और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो आलूदगी है, उसका आपस में गहरा ताल्लुक है। और ये डिस्कवरी कहां पर की थी? इसने की थी मानचेस्टर के अंदर। और मानचेस्टर कौन सा शहर है? इंग्लैंड का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बिना पर इसको नाम दे दिया था फादर ऑफ एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन को डिस्कवर करने वाला। अमूमन साइंस में यही होता है कि जो बंदा जिस चीज की डिस्कवरी करता है ना, तो उसको हम फादर ऑफ स्पेसिफिक थिंग बोलते होते हैं। जैसे कि जिस बंदे ने एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट टाइम बनाया था, ओपनहाइमर, तो उसको हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोल देते हैं। इसी तरह ये डिपेंड करता है कि एक साइंटिस्ट था, तो जिसने डायनामाइट बनाया था, तो उसको, उसका नाम था आई थिंक एल्फ्रेड नोबल था, आई थिंक उसका नाम, जिसके जिसके नाम पर जो है ना नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो उसको फादर ऑफ हम कहते हैं डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट एक धमाका खेज मवाद होता है। तो इसी तरह आप जिसने जो चीज डिस्कवर की होगी ना, उसको उसका फादर कह देंगे। तो ये यहाँ से कोई परेशानी हो ना, ये नहीं कि बाप है तो फिर बस छोड़ दें हम अगली बात। ओके जी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये बात हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, फॉसिल फ्यूल्स का जलना। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? पहले 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया मैंने, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर किस में? जिसमें हम सांस ले रहे हैं। अब वो गैसेस कौन सी होती हैं? SO2 SO3 पहले डिस्कस करके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में भी और 3 में भी। 2 में नहीं, आई थिंक 3 में करके आए हैं। आर प्रोड्यूस टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फॉसिल फ्यूल्स। देखो जाहिर सी बात है, ये SO2 और SO3 बन रहा है, S से सल्फर और O से ऑक्सीजन। तो यहाँ पर SO3 में भी है सल्फर और ऑक्सीजन है।
तो SO2 और SO3 कब बनेगा कि जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स जिनको हमने बर्न किया उसके अंदर सल्फर की अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि सल्फर अवेलेबल होगा। SO2 को कन्वर्ट करते हैं SO3 के अंदर, हम नहीं करते बल्कि खुद ही होता है। SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इस बात को ना ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने बात ये की है कि SO3 जो है ना, एक दोबारा लिखता हूँ, SO2 जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है SO3 के अंदर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ख्याल करो SO2 और SO3 ये आपस में SO2 से SO3 कन्वर्जन हो रही है, इसकी मौजूदगी में ये कन्वर्ट करवाता कौन है, ये कन्वर्ट करवाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने। जो नाइट्रोजन होता है ना वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारी हवा में मौजूद, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो गैसेज है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपस में रिएक्ट करती हैं, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं। अब वही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि इस रिएक्शन को करवा रही हैं, और ये रिएक्शन क्या है, SO2 से कन्वर्ट होना SO3 के अंदर। आगे बात समझ, मैंने ये बताया कि SO2 से कन्वर्ट हो रहा है SO3 के अंदर, और एज अ कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है, इनकी ये रिएक्शन कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, हवा में मौजूद नाइट्रोजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्ट करने पर। अगली बात यहाँ पर भी आने लगी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में रिएक्ट किस तरह करते हैं। देखो आप यही सोच रहे होगे कि हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। ये देख लेते हैं, बल्कि हम एक बार ये पढ़ के आए थे हम यहाँ पर, ठीक है। हवा के अंदर नाइट्रोजन भी है, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है। आप फिर इस तरह कैसे कह सकते हैं हम कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक पोल्यूटेंट के तौर पे काम करेगी। बस यही बात हमारी ना इंटरेस्टिंग बात है, इसी बात को हम आगे जाके समझते हैं अभी। अब आगे यही बात बताएगी, कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना वो बनते किस तरह हैं? वो इस तरह बनते हैं कि जब हमारी हवा में मौजूद नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों है, वो कोई ऐसा पोल्यूटेंट के तौर पे यानी कि आलूदगी पैदा करने वाले मवाद के तौर पे काम नहीं कर रहा, लेकिन वो पोल्यूटेंट बन सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेगा, और वो पोल्यूटेंट के तौर पे काम कर सकता है। और कब करेगा, ये उस वक्त करेगा जब हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जब हम हीट को जनरेट करेंगे। बस यही बात समझनी है आपने, जब हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्री के अंदर जब हीट बनती है ना जैसे ना हम घरों में चूल्हा जलाते हैं खाने के लिए तो हीट जनरेट हो रही है, इसी तरह जब हम कंबशन का प्रोसेस कर रहे हैं यानी कि किसी चीज को जला रहे हैं, आग की मदद से जला रहे हैं, तो वो जो हीट है ना, उसी हीट की मौजूदगी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद है पहले, और फिर बनाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NOx। जो NO भी होता है और NO2 भी होता है, भी देखते हैं अभी आगे टाइप्स, बल्कि पहले भी देखेंगे हमने उसकी। इस तरह बनते हैं वो पोल्यूटेंट। अब नाइट्रोजन भी हवा में, ऑक्सीजन भी हवा में, लेकिन वो जब NOx की फॉर्म में, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो पोल्यूटेंट के तौर पे काम करेगा। और कन्वर्ट कैसे होता है कि जब इसको हीट मिल जाती है, और हीट कहाँ से मिलेगी, इसको इंडस्ट्री से मिलेगी और डोमेस्टिक कंबशन प्रोसेस से मिल जाएगी, यानी कि घरों में जो चूल्हे जलाते हैं ना उससे मिल जाएगी। एक तरीका तो ये होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किस तरह बनते हैं। एक और तरीका भी अब हम देखते हैं यहाँ पर। एक और तरीके के बारे में इसने बताया हुआ है कि जो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बारिशों का सीजन होता है, बादल गरजते हैं, तो एक लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी चमकती है, बिल्कुल ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। अब वो जो लाइटनिंग हो रही है ना, उससे भी यही होता है कि लाइटनिंग से भी हीट जनरेट होती है। बिजली जहां पर होगी वहां पर हीट भी होगी, बिल्कुल ठीक है। वो जो लाइटनिंग जो हो रही है हमारी एटमोस्फेयर में ही ऊपर कहीं पर, तो वो जो लाइटनिंग की हीट जनरेट हो रही है ना, उससे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि हवा में पहले से मौजूद हैं, ये फिर आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और ये फिर NOx की फॉर्म बना देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देते हैं। अब कहता है कि सबसे ज्यादा जो अच्छी खासी अमाउंट में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना, वो किस तरह बन रहे हैं, वो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां, ट्रक, बसेस, जितना भी हमारा जो ऑटोमोबाइल वाला एरिया है, यही यहाँ पर ही जो कंबशन प्रोसेस हो रहे हैं ना इसके अंदर, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं हम, तो वो हीट जनरेट हो रही है। उसी हीट की हेल्प से ना ये होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, जो कि एक्ट करता है एज अ पोल्यूटेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किस तरह बनते हैं। तो आपने हमने 3 तरीके देखे हैं, वो आप तीनों तरीके याद कर सकते हैं। एक तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करके आप सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस से लेकर यहाँ तक, एक तरीका ये लिखा हुआ है
के सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ से लेकर आप ये कह सकते हैं इधर तक, ठीक है। बाकी ये फिगर दिखाई हुई है, फिगर में देखो ये बन रहा है, ये ट्रक चल रहा है, इसमें से कंबशन हो रही है, धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकलने के बाद यहाँ से हीट भी ऑब्वियसली हीट जनरेट हो रही होगी यहाँ पर। तो हीट जनरेट हो रही है तो फिर वो हीट जो है ना हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रही है, तो फिर NO2 की फॉर्म में लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया उसने। और यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऊपर देखो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। सल्फर के ऑक्साइड भी हमने पढ़े थे कि किस तरह जनरेट करते हैं। तो यही ऑक्साइड हवा में जाके अक्मुलेट हो रहे हैं। जब हवा में अक्मुलेट हो रहे होते हैं ये, तो फिर क्या होता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में, ये कर लेते हैं अपने आप को हवा के अंदर जो नमी मौजूद है उसके अंदर जाके ये जज्ब हो जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं, और फिर ये अपने आप को ना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी, इसका लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करके आया था मैं, और 2 में भी किया था जिसके बारे में मैंने डिस्कशन। तो वो आपस में वो जो नमी है और यही ऑक्साइड्स आपस में मिलते हैं, सेचुरेट होते हैं, जुड़ते हैं अच्छे से, और फिर जो है ना ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी के बाद यही जो हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये बारिश के पानी से मिलते हैं। जब बारिश का पानी इनके साथ जाके मिलता है तो फिर वही पानी की जो नेचर, जो कि न्यूट्रल पानी था बारिश वाला, वही पानी की नेचर जो होती है ना वो फिर एसिडिक बन जाती है। इसके बारे में मजीद भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं आगे हम। ये सारे रिएक्शंस हैं, इनको आपने जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। रिएक्शंस हमसे ये कह रहा है कि ना सल्फर, सल्फर जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन होगी उससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक हो गई बात बिल्कुल। अभी सल्फर कहाँ से आ रहा है, सल्फर आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स में से। और फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, यही हमारे गैसोलीन प्रोडक्ट्स हो गई, कोयला हो गया, इनके बर्न होने से ये निकलता है फॉसिल फ्यूल्स में से। जो सल्फर का पाउडर ना वो निकल के बाहर आता है। तो वही सल्फर एक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, ये हमारे एटमोस्फेयर में पहले से मौजूद है, जिससे हम सांस ले रहे हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में यही होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर वही ऑक्सीजन वही है जो हवा में मौजूद है, और फिर ये बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और फिर जब बारिश के पानी से मिलते हैं ये तो बनाते हैं H2SO4। और फिर अगर हम एक और चीज देखेंगे, हवा में मौजूद नाइट्रोजन है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर बनाते हैं ये NO, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड। और फिर ये NO आपस में रिएक्ट करता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ दोबारा से, फिर ये NO2 बना देता है। इसी तरह ये NO2 रिएक्ट करता है बारिश के पानी से, तो फिर ये दोबारा से बना लेता है एक हार्मफुल एसिड्स, यानी कि खतरनाक किस्म के एसिड्स, NO2 और NO3। तो ये सारे कुछ रिएक्शंस थे, ये मैं पहले भी चैप्टर नंबर 7 के उसमें डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो कोई अगर आपको मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। बाकी आपको रिएक्शन अच्छे से याद करने पड़ेंगे। हाँ, एक छोटा सा मसला आप लोगों को हो सकता है कि अगर आप उससे ये पूछें कि सर ये SO2 था, यहाँ पर 2SO2 कैसे आ गया। देखो ये SO2 ना सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्ट करवाया O2 के साथ। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर जाके ये दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं SO3 के। तो यहाँ पर ना यही कुछ बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई मसला और रिएक्शन बैलेंसिंग करने में तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हो, तो फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसके लिए। लेकिन अभी के लिए जितना मैंने समझा सकता था मैंने समझा दिया आपको। तो चैप्टर नंबर 7 में भी हमने डिस्कशन की थी, तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं जी। ये वही बातें जो मैं अभी करके आया हूँ ना, दोबारा ये बात रिपीट हो रही है। कहता है कि दीज गैसेस मिक्स विद द मॉइस्चर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। अब मॉइस्चर किस तरह बनता है, मॉइस्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये नमी होती है। और नमी बन किस तरह रही होती है कि जब सूरज पड़ रहा होता है ना दिन के टाइम समुद्रों पर, लेक्स पर, रिवर्स पर, तो वहां का जो वाटर है ना उसको इवेपोरेट करके ना ऊपर ऊपर रह जाता है हवा में। ठीक है, जब वो ऊपर जाएगा ना मॉइस्चर यानी कि वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, तो फिर वो मॉइस्चर जनरेट करा देते हैं। तो जिसकी बिना पर ना ये सारे जो गैसेस के कंपाउंड्स थे ना, हार्मफुल गैसेस के कंपाउंड जो कि पोल्यूटेंट्स थे, वो मिलते हैं जाके उस मॉइस्चर के साथ, तो फिर वो बनाते हैं एसिड के ड्रॉपलेट्स। फिर फर्दर मैंने बात बताई थी आपको कि आगे क्या होता है कि जो बारिश का पानी है ना वो उन्हीं एसिड ड्रॉपलेट्स के साथ जाके मिल जाता है, फिर वो बढ़ता बरसता जमीन पर, फिर वो एसिड रेन होती है। अब वो आगे एक और बात बता रहा है कि ना ये जो हवा होती है ना, ये ही एसिड के ड्रॉपलेट्स को ना ह्यूज डिस्टेंस में यानी कि इधर उधर ना हवा फैला देती है। अब जाहिर सी बात है, एक शॉपर पड़ा हुआ है और हवा चल रही है बहुत तेज, तो वो शॉपर कहाँ कहाँ बेचारा घूमता फिरता जाएगा। इसी तरह हवा में मौजूद अब ये जो एसिड के ड्रॉपलेट्स हैं इनका तो वेट ही बहुत कम है। जब जोरदार हवा चलेगी तो ये ड्रॉपलेट्स दूर दूर इलाकों में फैल जाएंगे। फिर जब बारिश पड़ेगी ना तो फिर ये ड्रॉपलेट्स बारिश के साथ जमीन पर आएंगे, और जिसकी बिना पर एसिड रेन होगी। फाइनली दीज ड्रॉपलेट रिटर्न टू द ग्राउंड, और यही ड्रॉपलेट्स जो है ना वो जमीन पर गिर रहे हैं, एसिड रेन की फॉर्म में, एसिड हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, और इवन फॉग की फॉर्म में भी। एसिड रेन, अब ये सारी जो चीजें ना, एसिड हेल यानी कि बर्फ के ओले गिरना, स्नो बर्फ गिरना, या फिर धुंध हो जाना, ये सारी ही चीजें हैं एसिड। एसिड रेन जो है ना सिर्फ एसिड रेन की फॉर्म में नहीं आ रहा है ये एसिड, बल्कि एसिड ड्रॉपलेट्स जो हैं ये एसिड रेन की फॉर्म में भी आ रहे हैं, ओलों की फॉर्म में भी आ रहे हैं, बर्फबारी की फॉर्म में भी आ रहे हैं, और धुंध की फॉर्म में भी आ रहे हैं। इसी तरह एसिड रुक आगे लिखा हुआ है, एसिड रेन लुक्स फील्स एंड टेस्ट लाइक क्लीन रेन
ये दिखती है और फील इतना ही होती है जैसे कि ये साफ बारिश है। इट्स क्रोसिव नेचर कॉजेस वाइड स्प्रेड डैमेज टू द इन्वायरमेंट। लेकिन हमें पता किस तरह चलता है कि ये एसिड रेन है कि ये जहां पर भी पड़ती है ना, उस चीजों को ये रंग आलूद कर देती है। तो ये क्रोसिव नेचर है, यानी कि रंग पैदा कर देने वाली जो ये इसकी नेचर है ना, वही हमें निशानदेही करती है कि जो बारिश है ये सिंपल बारिश नहीं है, बल्कि ये एसिड रेन है। अब हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे कि इसके नुकसान क्या होते हैं, तो वो हम नुकसान पढ़ लेते हैं। पहले भी पढ़ते थे चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़े से और डिटेल से बताए। मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप जो कुछ लिखा हुआ है इसमें आप खुद से भी रीड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये काम करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके ना आप लोगों को ना आसान कर दूंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। तो बस आप वो देख लेंगे ना, तो फिर आपको याद करने में ना आसानी होगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट हमारे पास है ना, वो है सॉइल से रिलेटेड। और सॉइल आपको पता है कि क्या होता है, सॉइल होती है मिट्टी। हमारी जमीन में मौजूद जो मिट्टी है ना, वो सॉइल होती है। अब इस मिट्टी में क्या कुछ होता है, आपको पता है कि इस मिट्टी में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, और जितने भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस मिट्टी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। तो अब हम एसिड रेन का मिट्टी पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जब ना एसिड रेन ना पड़ती होती है ना मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो फिर ना ये इसकी एसिडिटी बढ़ा देती है, यानी कि सॉइल ज्यादा तेजाबी हो जाता है। तो फिर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो डैमेज हो जाते हैं इस एसिड रेन की वजह से। और कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जैसे कि हैवी मेटल्स टाइप एल्यूमिनियम और मरकरी टाइप मेटल्स भी होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर पहले से मौजूद थे। अब वो सॉइल में जो मौजूद नीचे थे ना, जिनका कोई असर हो ही नहीं रहा था सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो वो ऊपर आ जाते हैं और वो एसिड रेन के साथ जाके मिलना शुरू हो जाते हैं। जब वो मिलते हैं एसिड रेन के साथ, तो फिर वो हमारी सॉइल को ना और जहरीला और आलूदा कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास इफेक्ट सॉइल पर एसिड रेन का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, कि जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर जो है ना, वो क्या असर पड़ता है इसका। अच्छा, जिस तरह ना हमने पढ़ा है कि एसिड रेन ना सॉइल को डैमेज करती है। जब सॉइल डैमेज हो रहा है, इट मीन कि इसके ऊपर उगने वाले जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, ये सब भी डैमेज हो रहे हैं। ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो फिर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, यानी कि मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि इस नेचर के ऊपर ना, इस एसिडिक सॉइल के ऊपर ना एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो बात यहाँ पर हमें समझ आ गई, लेकिन अगली बात जो लिखी है ना, उसको समझते हैं ध्यान से। अब जो आप देखते हैं ना पहाड़ी इलाके होते हैं, अगर आप कभी गए हो मरी और इस तरह के इलाकों में, तो वहां पर बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं, और इतने इतने पुराने दरख्त होते हैं, उनकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। अब होता यह है कि जो पहाड़ी इलाकों में ना दरख्त लगे हुए हैं ना, तो दरख्त की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन्होंने ना सॉइल को अच्छी तरह अपने पास जकड़ के पकड़ा हुआ है, यानी कि वो सॉइल को कहीं जाने नहीं दे रही। वो रूट्स जो है, दरख्त की जो जड़ें हैं ना, देखो दरख्त है, दरख्त के नीचे ना जो जड़ें होती हैं, वो ना मिट्टी के ऊपर इस तरह काबिज हुई हुई है। ये दरख्त था हमारा, और नीचे ना ये इसकी जड़ें हैं। ये मिट्टी के ऊपर ना इस तरह इन्होंने मिट्टी को जोड़ के रखा हुआ है अपने साथ ना, कि इसको कहीं जाने नहीं देते। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब ना एसिड रेन पड़ती है ना, एसिड रेन पड़ती है इन दरख्तों के ऊपर, तो होता ये है कि ये दरख्त बेचारे जो है ना, ये खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, और अल्टीमेटली ये मर भी जाते हैं। जब ये मरते हैं ना, तो इनके साथ साथ होता ये है कि जब ये दरख्त मर के गिरेगा नीचे, तो ये जड़ें हैं ना, ये भी साथ साथ इसके गिर जाएंगी नीचे। और जब जड़ें गिरेंगी, तो फिर मिट्टी जो है ना, उन जड़ों से आजाद हो जाएगी। जब वो हाईली न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स है जिसने दरख्त को बड़ा किया हुआ है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वाली जो मिट्टी है ना, वो फिर आजाद हो जाएगी, और फिर जो है ना, वो बारिश के पानी के साथ साथ जाके कहीं ना कहीं इधर उधर घूम जाएगी। तो इसलिए ना फिर यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस रह जाएगी ना, वहां पर फिर अच्छा दरख्त होना या फिर दरख्त होना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, मैंने ना आसान करके समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ कौन सी होती है, वो ऐसी जिंदगी जो कि पानियों के अंदर रह रही है। अच्छा, एसिड रेन ना नदियों में, दरियाओं में, झीलों में, छप्पड़ों में, नालों में, हर जगह गिरती है। जमीन पे गिरेगी तो जमीन के ऊपर जो चीजें अवेलेबल है सबके ऊपर ही गिरेगी। अच्छा, अब जो ओवरऑल जो पानी है ना, अब हमारे पास ये जो जितना भी स्ट्रीम्स के अंदर, लेक्स के अंदर जितना भी पानी है, इसके ऊपर जब एसिड रेन पड़ेगी, तो इन इस पानी को भी वो एसिडिक कर देगी। अब जब पानी एसिडिक होगा, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जितने भी जिंदगियां रह रही हैं, यानी कि मछलियां रह रही हैं, और भी डिफरेंट टाइप से प्लांट्स भी रहते हैं पानी के अंदर, तो ये जो कुछ भी इसमें रह रहा है ना, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एसिड रेन क्या करती है, उनके गिल्स के अंदर ना, जिससे वो सांस लेते हैं, उनके अंदर घुस जाती है। जब उनके अंदर घुसती है, तो उनको ना सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिसकी बिना पर ना जो आबी मखलूकात है ना, वो उनका उनका नुकसान हो रहा है, और वो बेचारे मर रहे हैं।
आगे चलते हैं जी ह्यूमन हेल्थ की तरफ, इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। पहली बात तो ये करता है कि ना एसिड रेन का जो पानी होता है ना वो डायरेक्ट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन अब ये करता क्या है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है ना सॉइल के अंदर, अब मैंने आपको पहले पॉइंट वन में बताया था कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, ये जो है ना, ये होता ये है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज जो है ना सॉइल में जब पानी पड़ता है ना एसिड रेन का, तो ये सॉइल में ऊपर आ जाते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो इसके अंदर ना पानी मिक्स हो जाता है। जब ये पानी मिक्स हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, हमारी सॉइल को भी गंदा करता है। और फर्ज करें वही पानी जो है ना हैवी मेटल्स को लेकर ना चला गया लेक्स में और दरियाओं वगैरह में, जिसका पानी इंसान इस्तेमाल करता है, तो फिर और फिर इंसान अगर वो उनको पी भी लेगा तो फिर इंसान की हेल्थ डैमेज हो जाएगी। ठीक है, हो गई बात समझ। मैं कहा था कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन ना खुद ही सोचें कि जब एसिड रेन पड़ रही है सॉइल के ऊपर, तो उसके अंदर से ना जो हैवी मेटल्स है ना सॉइल के ऊपर पहले से मौजूद, यानी कि अच्छा हैवी मेटल्स यानी कि ये नहीं है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स पड़े हुए होते हैं एल्यूमिनियम मरकरी के, छोटी छोटी माइन्यूट क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन ये ओवरऑल इनकी नेचर तो हैवी है ना और एसिडिक होते हैं, ये खतरनाक होते हैं। तो फिर ये होता ये है कि सॉइल में मिलते हैं और फिर ना सॉइल बह जाती है पानी के साथ कहीं पर ही, और फिर वो पानी को हमारे ना गंदा करती है। और फिर जब इंसान वो पानी इस्तेमाल करेगा तो फिर इंसान की हेल्थ भी डैमेज होगी। इसके अलावा हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर वाला। एग्रीकल्चर कहते हैं हमारे जो जितने भी क्रॉप्स वगैरह जो लग रहे हैं, तो उनके बारे में जिक्र हो रहा है। ये क्रॉप्स लग रहे हैं किसके, गंदम के लग रहे हैं, कपास के लग रहे हैं, चावल के लग रहे हैं, जितनी भी फसलें लग रही हैं उनके बारे में जिक्र हो रही है। अच्छा, क्रॉप्स पर ना एसिड रेन का ना असर ना आप कह लें कि जो फॉरेस्ट की निस्बत है ना, जंगलात की निस्बत, वो कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर होता ये है कि ना किसान जो है ना सॉइल की कंडीशंस को चेक करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो सॉइल की कंडीशन को चेक करते हैं, और जब उनको महसूस होता है ना कि यार इसके अंदर ना एसिडिटी ना बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना, उसकी एसिडिटी खत्म करने के लिए फिर वो एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है क्रश्ड लाइम CaO। ठीक है, इसका इस्तेमाल वो करते हैं CaO का, और फिर उससे जो सॉइल है ना वो फिर जो जो कि एसिडिक हो चुकी थी उसको फिर वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स वगैरह पे एग्जांपल दी हुई है बड़ी अच्छी उसने, पार्थिनॉन की। पार्थिनॉन जो है ना यूनान के अंदर है, यूनान का कैपिटल है एथेंस, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, बहुत हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग है ये। इसी तरह ताजमहल भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कहता है कि इन जो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये बने होते हैं उससे आप कह लें कि स्टोन से और ना मार्बल्स वगैरह से। तो इनकी इन पे जब एसिड रेन पड़ती है ना तो फिर ये इनको भी खराब कर रही है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है नंबर 7 में, ये पॉइंट ये दोबारा आ गया। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैचूज वगैरह जो है ना, जो कि जिनके ऊपर जो इनकी सरफेस है, जिन पर टाइल्स मार्बल्स वगैरह लगी हैं, टाइल्स तो नहीं हर मार्बल्स लगी हैं और कीमती पत्थर वगैरह लगा है, तो उनके ऊपर जब एसिड रेन पड़ेगा ना तो फिर उनको वो ड्राई और डल एंड ड्राई कर देगा। तो ये था इफेक्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी। तो काफी कुछ मैंने बोल लिया इसमें, अगर उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, बातें नहीं भी आई तो आपने मुझसे दोबारा पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। चलते हैं यहाँ पर। Which acids are made when SO2 and NO2 dissolved in rain? अच्छा, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएगा तो क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा, बल्कि चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करके आ चुके हैं। दोबारा यहाँ क्वेश्चन आ गया। जब सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा रेन वाटर के अंदर, ये बनाएगा H2SO4। रिएक्शन देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2SO3। थोड़ा सा ना यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ना आप 2 लिख लो, 2SO2, 2SO2 प्लस O2, रिजल्टिंग में प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास 2SO3। ठीक हो गई बात। ये थोड़ा सा रिएक्शन ना इतना बैलेंस हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना तो फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। अब वही जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो करेगा, जब वो रेन वाटर से मिलेगा तो फिर वो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। आप देख लें यहाँ पर SO3 था और एक O ये आ गया, SO4 हो गया, ये SO4 मैंने लिख दिया, और H2 था, H2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हम कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो फिर ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर मैं वही बात करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर ऊपर आपने 2 देख लिया, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ 2 क्यों नहीं आया। यहाँ बता रहा हूँ मैं कि 2 मोल्स बन रहे हैं SO3 के, और यहाँ पर हम सिर्फ 1 मोल का रिएक्ट करा रहे हैं 1 मोल पानी के साथ। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पर ना 2SO3 लिख दूंगा, यहाँ पर 2H2O लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर रिजल्टिंग मेरे पास 2H2SO4 बनेगा। लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट जो है ना ऊपर जहाँ मैंने 2 लिखे ना यहाँ 2 लिख दिएगा आप, और नीचे वाले में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, तो आपका ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब कहता है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा रेन वाटर में तो ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड HNO2 और HNO3, जो मैं अभी पहले भी बता के आ चुका हूँ आपको। रिएक्शन अगर हम इसका देख लें कि 2 मोल NO2 के पानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो HNO3 बना रहे हैं और HNO2 बना रहे हैं। यहाँ पर मैं देख लूँ अगर बैलेंसिंग का कोई इशू ना हो तो जी ठीक है, ये देख लो
कि 2 2 4 4 ऑक्सीजन पूरे और एक ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ये और 3 ये 5 पूरे हो गए। और यहाँ पर ये 2 N के साथ भी है, तो 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पूरा हो गया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पूरा हो गया। तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। आपने एज इट इज लिखना है ना इसको, रिएक्शन को। अच्छा, वैसे रिएक्शन ना भी लिखे ना तो बातें हमारी वैसे ही पूरी हो रही हैं। हम वैसे ही बता सकते हैं कि हमारे पास ना अगर सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मिलते हैं पानी से तो क्या बनाते हैं, लेकिन रिएक्शन मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आप पेपर में लिखें तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हों। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन टू द सॉइल, मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा कि ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन, कि जब दरख्त जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एसिड रेन की वजह से। अभी डिस्कस भी करके आए लेकिन आसान वर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड देयर रूट्स विल डाई, उनकी जड़ें जो है ना वो तबाह हो जाएंगी, मर जाएंगी। विदाउट रूट्स द सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय रेन, तो जब रूट्स नहीं होंगे तो वो सॉइल है ना उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो सॉइल को अपने साथ लेके बह जाएगा। एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दैट एरिया, तो फिर जगह पर उस जगह पे ना उस एरिया के ऊपर फिर नए पौधे नहीं उग पाएंगे। जाहिर सी बात है, ऊपर ना पहले से बड़े न्यूट्रिएंट्स वगैरह इकट्ठे थे, तो जब ना बारिश का पानी पड़ा तो ओवरऑल समझ लेते हैं, दोबारा से हम ना रिवाइज कर लेते हैं इस बात को। मैं ये बता रहा था आपको कि एक दरख्त लगा हुआ है ना पूरा, तो पूरे दरख्त के ऊपर जब एसिड रेन पड़ेगी तो वो बेचारा दरख्त तो वैसे ही मुरझा जाएगा, मर जाएगा। और जो उसकी जड़ें हैं ना, उन्होंने, जड़ें जो होती हैं रूट्स, उन्होंने सॉइल को अच्छे से अपने काबू में किया हुआ था जिस सॉइल के ऊपर वो उगे हुए थे। जब वो दरख्त मर जाएगा, मुरझा के गिर जाएगा, तो फिर वो सॉइल जो है ना वो जड़ों से अलग हो जाएगी। और फिर जब बारिशें होंगी ना तो फिर वो क्या करेंगी, उसी जो सॉइल है ना उसको अपने साथ भागे ले जाएंगी, तो फिर वहां पर जो हैवी न्यूट्रिएंट्स वाली जो सॉइल होगी, यानी कि अच्छी सॉइल जो होगी, वो वैसे ही बह गई पानी के साथ, फिर नया दरख्त कैसे उगेगा। तो ये कुछ यहाँ पर इसमें हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर कुछ मेरे से कमी हो गई है, कुछ कमी मेरे के यानी कि मुझसे रह गई है, मैंने कुछ ना बता पाया हूँ आपको, और आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस किएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर दूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।